हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 12 के व्यवसाय अध्ययन के चैप्टर सेकंड प्रबंध के सिद्धांत के नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हेनरी फ्योल द्वारा प्रतिपादित प्रबंध के सिद्धांत। आखिर हेनरी फ्योल कौन है और उन्होंने प्रबंध के सिद्धांत क्यों प्रतिपादित किए, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम। हेनरी फ्योल को प्रबंध के सिद्धांतों का जनक कहा जाता है। मीन्स हेनरी फ्योल ये जो सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है सबसे पहले किसने किया है? हेनरी फ्योल ने। इसलिए उन्हें क्या कहा जाएगा? प्रबंध के सिद्धांतों का जनक। और प्रबंध के क्षेत्र में ही हेनरी फ्योल क्रियात्मक दृष्टिकोण के भी प्रतिपादक थे। मीन्स उन्होंने सारे जो सिद्धांत अपनाए हैं वह करने के बाद कि आखिर यदि हम इस सिद्धांत को अप्लाई करेंगे, लागू करेंगे तो हमें ये परिणाम प्राप्त होंगे। उसी क्रियात्मक दृष्टिकोण के आधार पर उन्होंने यह सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। उनके सिद्धांतों में जो दो प्रमुख बातें उन्होंने बताई थी वह थी कि एक तो प्रबंध के सिद्धांतों की सूची ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए और दूसरा था कि प्रबंध के सिद्धांत लचीले होने चाहिए। मीन्स समय की मांग के अनुरूप परिवर्तनशील होने चाहिए। और उन्होंने अपनी बुक जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में जो प्रबंध के सिद्धांत दिए हैं वो प्रबंध के कितने सिद्धांत दिए हैं? प्रबंध के 14 सिद्धांत दिए हैं, जिनमें से हम कुछ सिद्धांतों को आज समझेंगे। तो जो आज हमारे प्रबंध के सिद्धांत है उसमें पहला जो पॉइंट है आपका वो है कार्य विभाजन या विशिष्टीकरण का सिद्धांत। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, कार्य का विभाजन करना या फिर विशिष्टीकरण। इस सिद्धांत के अंतर्गत एक लार्ज टास्क को, एक बड़े कार्य को छोटे छोटे भागों में विभक्त किया जाता है और उन्हें कर्मचारियों, श्रमिकों या प्रबंधकों की योग्यता, रुचि एवं अनुभव के आधार पर बांट दिया जाता है। इसे हम कहेंगे कार्य विभाजन का सिद्धांत। इस सिद्धांत का तात्पर्य क्या था कि यदि हम किसी व्यक्ति को उसकी रुचि, उसके इंटरेस्ट, उसकी एबिलिटी, योग्यता, अनुभव के आधार पर हम काम देते हैं तो वह कार्य समय के अनुरूप और अच्छे परिणामों के साथ हमें प्राप्त होता है। मीन्स उसके परिणाम हमें हमारी इच्छा अनुरूप प्राप्त होते हैं। तो यह हो गया हमारा कार्य विभाजन का सिद्धांत। फॉर एग्जाम्पल, आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, मॉडल प्रतियोगिता होती है। अब मॉडल प्रतियोगिता में अगर 3 लोगों या 4 लोगों का ग्रुप बनता है तो अगर 4 लोगों का ग्रुप बन गया एक मॉडल बनाने के लिए, अब उस मॉडल को बनाने में यदि सभी अपने अपने तरीके से, हाँ मैं 2 बजे आ जाऊँगा तेरे घर, मैं 4 बजे आ जाऊँगा तेरे घर, कोई 2 बजे आया उसके साथ में किसी ने उतना काम कर लिया, फिर कोई 4 बजे आया तू बता दे अपन क्या करेंगे, तो इस तरह से वो कार्य सिस्टमैटिक तरीके से नहीं होता है। बट अगर उन 4 बच्चों के बीच में ये चीज़ डिसाइड हो जाए कि हम रॉ मटेरियल, कच्चा माल मैं मेरे घर से ले आऊँगा या मैं बाज़ार से लेकर आ जाऊँगा, इसको डिज़ाइन या क्या बनाना है वो मैं सोच के बता दूँगा, फिर दूसरे को बोल दिया जाता है कि इसका कलरिंग वगैरह का काम तुम्हें देखना है, इसको फिक्स करने का काम तुम्हें देखना है। तो एक कच्चा माल अरेंज कर लेगा, दूसरा उसे फिक्स करने का काम कर देगा और एक उसे किस तरह की इमेज बनानी है, वर्किंग मॉडल बनाना है, सिंपल मॉडल बनाना है, उसका बेस क्या रखना है, इसके ऊपर काम करेगा। तो जो जिस कार्य में परफेक्ट है वह अगर वो कार्य करेगा तो वह समय जितना है उसी के अंदर ही आपका काम सिस्टमैटिक तरीके से पूरा हो जाएगा। इसे हम बोलेंगे कार्य विभाजन का सिद्धांत। मीन्स आप श्रमिकों, कर्मचारियों को उनकी रुचि, योग्यता, अनुभव के आधार पर काम बांट दो, वह अपना काम अच्छे से कर देंगे जो जिस कार्य में विशिष्ट है। सेकंड है आपका अधिकार व दायित्व का सिद्धांत। हेनरी फ्योल ने कहा है कि अधिकार और दायित्व दोनों साथ साथ में चलते हैं, दोनों क्या है? सहगामी हैं। कैसे? यदि आप किसी व्यक्ति को कोई उत्तरदायित्व सौंपते हैं तो वह उस व्यक्ति को दायित्व पूर्ति के लिए आपको अधिकार भी देने होंगे। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आप 20 लोगों की यूनिट में काम कर रहे हैं, आप सुपरवाइज़र हैं, आपका काम है उन्हें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाना, कच्चा माल देना, उन्हें इंस्ट्रक्शन देना, ठीक है। अब स्टॉक मैनेजर कोई और है जो 4 दिन से नहीं आ रहा है और आपका कार्य क्या है कि 1 दिन में 100 यूनिट पूरी करवाना।
अब अगर आपको पता है कि कच्चा माल हम यहाँ से मंगवाते हैं और हम मंगवा सकते हैं, बट अगर आपको ये अधिकार नहीं दिया गया है तो वह कच्चा माल आप समय के अनुसार नहीं मंगवा पाएंगे, और जब वह स्टॉक मैनेजर आएगा 2 दिन बाद छुट्टी से, तब आप उसे बोलेंगे, तब वह काम करेगा, तब वह मंगवाएगा। तो इससे क्या होगा, आपका काम भी डिले होगा और आप समय अनुरूप अपने परिणामों तक नहीं पहुंच पाएंगे। मीन्स अगर आपने किसी को कोई कार्य दिया है तो उस कार्य के लिए आपको कुछ अधिकार भी प्रदान करने पड़ेंगे, ताकि वह समय अनुरूप उन अधिकारों का प्रयोग करके अपने दायित्वों को पूरा करे, और अगर दायित्व पूरे नहीं होते हैं तो वह उस कार्य के लिए जवाबदेह भी होगा। ताकि अगर ये हम नहीं कर पाए अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए भी, तो फिर आखिर क्यों नहीं हुआ, उसके लिए जवाबदेह भी वो होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर क्लास का मॉनिटर है और अगर आपको टीचर बोल के जाता है कि जब भी क्लास ख़त्म हो, स्कूल आप नीचे जाते हैं तो लाइट पंखे आपको बंद करके जाने हैं, तो मॉनिटर को आपने क्या दिया है, अधिकार दिया है कि आपको लाइट पंखे बंद करना है, आपको कुछ और इंस्ट्रक्शंस का पालन करना है, क्लास को इस तरह से माइंड करना है, ठीक है। बट अगर उसमें किसी भी तरह की कोई गलती नज़र आती है तो वह उसके लिए क्या हो जाता है, रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, उसके लिए उत्तरदायी हो जाता है, क्योंकि आपने उसे कुछ अधिकार भी उसके साथ में प्रदान किए हैं। फिर तीसरा है आदेश की एकता का सिद्धांत। आदेश की एकता का सिद्धांत, आदेश की एकता के सिद्धांत के अंतर्गत फ्योल ने कहा है कि एक कर्मचारी को एक ही अधिकारी से आदेश या निर्देशों की प्राप्ति होनी चाहिए। एक कर्मचारी को संबंधित कार्य के लिए एक ही व्यक्ति से आदेश मिलना चाहिए। कैसे? अगर एक से अनेक व्यक्तियों से उसे आदेश या निर्देश प्राप्त होंगे तो वह भ्रमित होगा, संदेह की स्थिति पैदा होगी और वह अपने कार्य को, किसी भी प्रबंधक के कार्य को वह पूरी तरह से पूरा नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने प्रिंसिपल सर के ऑफिस के बाहर एक पियून को बैठे हुए देखा होगा, ठीक है। सारे पियून तो वहाँ पे नहीं बैठते हैं और वह अपने सारे इंस्ट्रक्शंस किसी एक ही पियून को बुला कर देते होंगे। अगर उस एक ही पियून को केमिस्ट्री लैब में भी बुलाया जाता है, बायो लैब में भी बुलाया जाए, फिजिक्स लैब में भी बुलाया जाए, ऑफिस में भी बुलाया जाए, स्टाफ रूम में भी बुलाया जाए, तो वह एक पियून अगर इतने सब से इंस्ट्रक्शन प्राप्त करेगा तो वह किसी भी कार्य को व्यवस्थित तरीके से नहीं कर पाएगा। इसलिए सभी को अपना अपना काम, सभी प्रबंधकों, संबंधित कार्य संबंधित प्रबंधकों के द्वारा ही किया जाना चाहिए। मीन्स एक कर्मचारी को एक ही प्रबंधक से संबंधित कार्य के लिए आदेश या निर्देश मिलने चाहिए। फोर्थ पॉइंट है आपका निर्देश की एकता का सिद्धांत। आदेश की एकता में था कि एक कर्मचारी को एक ही प्रबंधक से, और निर्देश की एकता में है कि एक कार्य योजना के लिए एक ही प्रबंधक से। जैसे एक कार्य योजना एक समूह के लिए, एक समूह है आपका 20 लोगों का, उस 20 लोगों को एक ही प्रबंधक को समय समय पर गाइड करना चाहिए, इंस्ट्रक्ट करना चाहिए, मार्गदर्शन देना चाहिए, ठीक है। मतलब एक प्लान के लिए, एक कार्य के लिए एक ही प्रबंधक से उसे निर्देश मिलना चाहिए, तभी वह कार्य व्यवस्थित रूप से हो पाएगा। ऐसे अगर एक ही प्रबंधक से एक ही टीम को कार्य के निर्देश मिलते रहेंगे तो उनमें आपस में समन्वय स्थापित होगा, ठीक। नेक्स्ट है आपका अनुशासन का सिद्धांत। कोई भी संस्था हो, बिना अनुशासन अपने उचित परिणामों तक नहीं पहुंच सकती। अगर अनुशासन ही नहीं है किसी संस्था में, कर्मचारियों के बीच में, प्रबंधकों के बीच में, कोई अपने हिसाब से आ रहा है, कोई अपने हिसाब से घर जा रहा है, कोई किसी भी तरह की मेथड का यूज़ करके अपने कामों को कर रहा है, तो वह संस्था बिल्कुल भी अच्छे से नहीं चल सकती है। अनुशासन का अर्थ ही अच्छा नेतृत्व, स्पष्ट समझौता और दंड के द्वारा कायम होता है। अनुशासन के अंतर्गत आज्ञाकारिता की भावना भी होनी चाहिए और श्रद्धा की भावना भी होनी चाहिए। अनुशासन का अर्थ यह नहीं कि आप फोर्सफुली किसी से काम करवाएं। अनुशासन मतलब कि आप अपने कार्य के तरीकों के द्वारा उनमें ऐसा सामंजस्य बिठाएं ताकि वह आपकी बात मानकर, अनुशासन में रहकर, समय के हिसाब से अपने कार्य को पूरा
कर सकते हैं। और ऐसा भी कहा गया है कि बुरा अनुशासन एक बुराई है जो सामान्यतः बुरे नेतृत्व से आती है। नेतृत्व कौन करता है? नेता करता है। अगर आपका लीडर, आपका प्रबंधक ही अच्छा नहीं होगा तो आप अपने कार्य को सिस्टमैटिक तरीके से चला ही नहीं पाएंगे। बट अगर आपका नेता अनुशासन में है, वह अपने कार्य को पूरे अनुशासित तरीके से करता है, तो कहीं ना कहीं आप भी मजबूर हो जाते हैं कि आप भी अपने नेता के अनुसार उसे पूरा करें। तो अनुशासन किसी भी व्यवसाय की सफलता की कुंजी है। जैसे किसी क्लास में अगर अनुशासन ही नहीं है तो टीचर क्या पढ़ा रहा है बच्चे समझ ही नहीं पाएंगे। बट अगर किसी क्लास में अनुशासन है तो टीचर क्या पढ़ा के गया, बच्चे घर जाकर अगर उसे एक बार पढ़ेंगे तो उन्हें आसानी से समझ में आ जाएगा। सिक्स्थ पॉइंट है आपका कर्मचारियों के पारिश्रमिक का सिद्धांत। कर्मचारियों के पारिश्रमिक के सिद्धांत के अंतर्गत कर्मचारियों को जो हमें पारिश्रमिक देना चाहिए वह फेयर वेजेस होना चाहिए, उचित और न्यायपूर्ण पद्धति होनी चाहिए। पारिश्रमिक देने की पद्धति से श्रम व पूंजी में, मतलब मजदूर या श्रमिक में और नियोक्ता के मध्य मधुर संबंध स्थापित होते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी वेतन पाने के लिए, मजदूरी पाने के लिए, काम करने के लिए जाता है, अतः उन्हें नियोजित पारिश्रमिक प्रदान किया जाना चाहिए। समता का अधिकार, समता के सिद्धांत के अंतर्गत आपको सभी कर्मचारियों से एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। अगर आपने एक जैसा व्यवहार नहीं किया तो कर्मचारियों के बीच में ही तालमेल ढंग से नहीं बन पाता, क्योंकि उनके बीच ही मतभेद उत्पन्न होने लग जाते हैं। इसलिए समता के सिद्धांत के अंतर्गत प्रबंधकों को अपने कर्मचारियों से एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, क्लास में टीचर है, अगर एक ही बच्चे पे, 2-4 बच्चों पे जो पढ़ने वाले उन्हीं पे ज़्यादा ध्यान देगी तो बाकी की क्लास बैठ के क्या करेगी? तो इसलिए वह क्लास फिर सही तरीके से अपने पूरी नहीं हो पाएगी। तो ये थे हमारे हेनरी फ्योल द्वारा प्रतिपादित कुछ सिद्धांत। धन्यवाद।